Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, I am Nandini Singh. Welcome everyone to our channel Vimal Classes. Today I am going to talk about the chapter 1, class 12, that is reproduction in organisms. First of all, we understand the title of the chapter, reproduction. What is reproduction? Reproduction is a biological process by which new individual organisms or offsprings are produced from parents. तो रिप्रोडक्शन उस मेथड बायोलॉजिकल जैविक प्रोसेस को कहते हैं जिसमें लिविंग थिंग्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं धरती पर जितने भी लिविंग थिंग हैं वो अपने इंडिविजुअल अपने ऑफस्प्रिंग मतलब अपने बच्चे लाते हैं, मतलब अपने ही जैसे स्पेसिस को जन्म देते हैं ताकि उनकी लाइफ धरती पर सस्टेन कर सके। तो जो हम लोग कहते हैं कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, तो रिप्रोडक्शन हमारे अर्थ में हमारे जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर रिप्रोडक्शन मेथड नहीं रहेगा तो धरती पर जितने भी स्पेसीज हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी लाइफ यहाँ सस्टेन ही नहीं कर पाएगी, उनका अस्तित्व धरती से ख़त्म हो जाएगा। जैसे लेट्स सी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे है उनका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पेन होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं जो भी स्पेसीज अर्थ पे आया है वो जिसने भी इस अर्थ पे जन्म लिया है उसकी डेथ तो होगी ही होगी। और अगर वो मान लो अगर वो मर जाता है उसके जैसे और वो अपने जैसे अगर ऑफस्प्रिंग नहीं लाता है, बच्चे नहीं लाता है, अपने ही जैसे इंडिविजुअल नहीं लाता है तो धरती पर उसके जाने के बाद धरती पर उस जैसे स्पेसिस का अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अब हम बात करें हम ह्यूमंस की, होमो सेपियंस अगर रिप्रोडक्शन नहीं करते तो उनके बाद हमारे ह्यूमन रेस जो है उनका अस्तित्व ही धरती से ख़त्म हो जाता है, वो लाइफ सस्टेन ही नहीं कर पाते। तो रिप्रोडक्शन ऐसे प्रोसेस है ऑर्गेनिजम्स में जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनकी जनरेशन टू जनरेशन इस धरती पर नहीं आ पाएगी। तो लाइफ को सस्टेन करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी है। और रिप्रोडक्शन जो ऐसा मैटर होता है हम लोग रिप्रोडक्शन को बोलते हैं कि इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम पेरेंट्स। Today we discuss about various topic related to this reproduction method of living organism. So first of all we introduce the chapter each and every organisms can live only for a certain period of time. The period from its represent its lifespan. तो जितने भी धरती पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ही रह पाएंगे। क्यों मान लो यहाँ अगर किसी ह्यूमन रेस की बात कर लो, अगर ह्यूमन कोई जन्म लिया है तो वो कितने साल जिएगा, 100 साल जिएगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो 100 से कुछ 10 साल ज़्यादा जिएगा, लेकिन वो हमेशा के लिए धरती पर तो नहीं रह पाएगा। तो लाइफ स्पैन जो उसने अपने बर्थ से लेकर अपने मृत्यु तक जो यहाँ धरती पर बिताई है उसको हम लोग एवरेज उसकी एज को हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पीरियड का जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का पीरियड को हम लोग लाइफ स्पैन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। लाइफ स्पैन द पीरियड फ्रॉम बर्थ to the natural death of organism represent as lifespan. Lifespan organisms varies from few days to thousands of years. तो आप कह सकते हैं कि किसी भी धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो लाइफ स्पैन है वो वैरी करता है। जैसे आप एक तितली बटरफ्लाई को ले लो, वो सिर्फ 1 to 2 वीक्स ही जी पाती है, और आप एक बनियन ट्री को ले लो, वो 1000 ऑफ ईयर्स तक जीता है। एक एलिफेंट होता है, उसकी अप्रॉक्सीमेटली एक एवरेज एज होती है उसकी 60 ईयर्स तक। तो जितने भी जानवर है, कुत्ते कुछ 10-20 साल तक ही जी पाते हैं। तो इंसान भी 100 ईयर्स
अभी 100 ईयर्स या 110 या 120 तक ही जी पाते, तो एक लाइफ स्पेन है उनका जो वेरी करता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म तक। तो ये जो टेबल हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, ये अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पेन से सम ऑर्गेनिजम्स का इन ईयर्स में दिया हुआ है, जिसमें हमारे स्क्विरल है जिसमें हमारे जो स्क्विरल्स है वो 6 ईयर्स जीती है। टाइगर्स हैं वो उनकी लाइफ स्पेन जो होती है 15 ईयर्स तक है। डॉग की 13 ईयर्स है, काउ की 20 ईयर्स है, चिकन की 10 ईयर्स है, रेटिस के 20 ईयर्स है। एलिफेंट जो है कि लाइफ स्पेन जो है 60 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली, उससे ज़्यादा भी जी सकते हैं या कम भी जी सकते हैं। तो ये एक एवरेज एज लाइफ स्पेन इन लोगों के हैं। तो ये देख सकते हो आपकी डिफरेंट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट लाइफ स्पेन धरती पर है। और नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें फॉर्मेशन होता है न्यू ऑफस्प्रिंग का, मतलब न्यू इंडिविजुअल उनके जैसे ही पहले से मौजूद ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। तो आप देखोगे रिप्रोडक्शन जो हो रहा है, जो ऑफस्प्रिंग जो आ रहा है, वो पहले से मौजूद एग्जिस्टेड जो ऑर्गेनिजम्स है उन्हीं के थ्रू आ रहा है, वो अपने से न्यू जन्म नहीं ले पा रहा है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक फॉर्मेशन होता है नए ऑफस्प्रिंग्स का, एक नए इंडिविजुअल का पहले से मौजूद ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज अ वाइटल प्रोसेस, एक बहुत ही वाइटल प्रोसेस है जिसमें स्पेसीज ज़्यादा दिन तक सर्वाइव अगर नहीं यूज़ करेंगे, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन एज ओल्डर इंडिविजुअल्स अंडरगो सेनेसेंस एंड अल्टीमेटली दे डाई। तो ये एक कंटिन्यूटी श्योर करता है कि एक कंटिन्यूटी हम लोगों के बरकरार रखता है अर्थ पे, कि एक स्पेसिस जो है जनरेशन टू जनरेशन वो धरती पे मौजूद रहेगा, उसका अस्तित्व नहीं खत्म होगा। जैसे अगर आज किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक लाइफ स्पेन होता है, वो चाइल्ड हो, पहले वो बच्चा होता है, फिर यंग, फिर देन वो ओल्ड होता है, ओल्ड जो उसकी लास्ट स्टेज होती है, जिसके बाद उसकी मृत्यु डेथ हो जाती है। तो डेथ होने के बाद अगर उसका ऑफस्प्रिंग उसके जैसा इंडिविजुअल अगर उसने नहीं लाया है, अगर उसने रिप्रोड्यूस नहीं किया है, अपने जैसा इंडिविजुअल उसने नहीं लाया है, तो उसके बाद धरती पर उसके जैसा कोई उसके स्पेसिस का धरती से अस्तित्व ही मिट जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली द डाई। तो क्या होता है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग थिंग्स अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग लाते हैं, जिससे कि उनका अस्तित्व इस धरती पे मौजूद रहे, वो लाइफ यहाँ पर सस्टेन कर सके। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये बेस्ड होता है कि किसी भी रिप्रोडक्शन के मोड में, मेथड में, या फिर किसी भी रिप्रोडक्शन के मोड में एक पेरेंट्स ने इन्वॉल्वमेंट लिया है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स ने पार्ट लिया है, या दो ने पार्ट लिया है। तो यही टेकिंग पार्ट, ये जो पार्टिसिपेशन होते हैं एक पेरेंट्स की, या इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जब भी पार्ट लेते हैं प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इसी मेथड के थ्रू, इसी आधार पे हम लोगों ने रिप्रोडक्शन को दो टाइप्स में बांटा है। पहला जो हमारा हो गया वो हो गया पहला जो हमारा है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकेंड है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। when we talk about asexual reproduction, when the offspring is produced by single parents without the involvement of a gamete formation, the reproduction is called asexual reproduction। तो इस asexual reproduction में जितने भी offspring आते हैं, जिन भी offspring का प्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, सिंगल पेरेंट्स के थ्रू होता है, या उनके
जिसमें उनका इन्वॉल्वमेंट, उनके गैमेटिक का इन्वॉल्वमेंट होता है और नहीं भी होता है। तो इस तरह टाइप के रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमारे प्लांट्स में पाए जाते हैं, बहुत सारे यूनिसेलुलर जीवों में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड पाया जाता है। Our second type of reproduction is asexual reproduction, when two parents opposite sex, जब हम अपोजिट सेक्स की बात करते हैं तो वेदर इट इज वी टू टॉक अबाउट मेल और फीमेल। तो व्हेन टू पेरेंट्स अपोजिट सेक्स लाइक मेल और फीमेल पार्टिसिपेट्स इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इट इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही डिफरेंट है। एसेक्सुअल में जहाँ सिंगल पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग को अकेले ही ले आ रहे हैं, जिसमें कि दो मेल, वेदर इट इज मेल और फीमेल, कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जिसमें ऑफस्प्रिंग टू पेरेंट्स के थ्रू धरती पर आते हैं, जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसमें ह्यूमन आप जब भी रिप्रोडक्शन की बात करें, ह्यूमन इसमें आते हैं, जो बहुत सारे मैमल्स आते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो सिंगल पेरेंट्स नहीं, दो पेरेंट्स के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग फीचर्स जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है। फर्स्ट फीचर जो हमारा है वह फर्स्ट इज यूजुअली फॉलोड बाय ऑर्गेनिजम्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितने भी ऑर्गेनिजम्स में होते हैं वो रिलेटिवली तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस है, उनका जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उनका ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होता है। दूसरे हैं उनका ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं वो सिंगल पेरेंट्स के थ्रू होते हैं, ना कि दो पेरेंट्स मिलकर इस ऑफस्प्रिंग को लाते हैं। विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेटिक फॉर्मेशन, या तो गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है या नहीं भी होता है, वो उनका ज़रूरत भी होता है, उनके नहीं भी ज़रूरत होता है। और अब नेक्स्ट इसका फीचर है जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू ईच अदर एंड टू द पेरेंट्स, दे आर क्लोन्स। तो ये जो ऑफस्प्रिंग जो आते हैं वो जेनेटिकली एकदम सेम एकदम वो इंडिविजुअल जो होते हैं एकदम क्लोन्स की तरह होते हैं, अपने पेरेंट्स के जैसे ही एकदम ट्रू आइडेंटिकल होते हैं, ट्विंस के जैसे। तो ये जो हमारा फीचर हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जैसे एग्जांपल आप ले लो, इन प्रोटिस्टा एंड मोनिरा द पेरेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। तो प्रोटिस्टा और मोनिरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें पेरेंट्स सेल अपने बॉडी पार्ट को डिवाइड करके, अपने सेल्स को डिवाइड करके वो क्या करते हैं, दो इंडिविजुअल को उनसे वो जन्म देते हैं। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल डिविजन्स का मेथड यूज़ करते हैं, अपने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को दुनिया पे लाने के लिए। तो our next method is types of asexual reproduction और modes of asexual। तो आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ asexual reproduction या फिर मोड जो है asexual reproduction में लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं। First of all is the binary fission. It is in this method of asexual reproduction, a cell divides into two halves and repeatedly goes into an adult. So through this process, living organisms अपने सेल्स को डिवाइड कर देते हैं दो हाफ्स में, और वो जो होता है वो बहुत तेज़ी से रैपिडली इज ग्रो इनटू टू एडल्ट, इट ग्रो इनटू एन एडल्ट। वो क्या होता है, जो अपने जो टू हाफ्स में उन्होंने बांट रखा था उनमें से एक एडल्ट का जन्म हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसमें रिप्रोड्यूस करते हैं, अमीबा, पैरामीशियम सेल डिविजन के थ्रू करते हैं अपना रिप्रोडक्शन। ओके, तो आप जैसा एक फिगर में देख सकते हो अमीबा कैसे अपना सेल डिवाइड करके अपना न्यू इंडिविजुअल को धरती पर ला रहा है।
फर्स्ट अमीबा का फॉर्मेशन हुआ, फिर अमीबा ने अपने सेल को डिवाइड किया, उसका सेल 2 टुकड़ों में बट गया, उसके बाद वही 2 टुकड़े जो अलग हो गए एक दूसरे से और वो दोनों दो इंडिविजुअल के रूप में उन्होंने जन्म ले लिया। तो ये जो प्रोसेस होती है सेल डिवीज़न कहलाती है और ये पर्टिकुलरली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाए जाते हैं। Our next is many single cell organisms reproduce by binary fission। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं बाइनरी फिजन्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें सेल डिवाइड होता है 2 हाफ्स में और वो रैपिडली ग्रोथ होता है एक एडल्ट के रूप में। इनमें एग्जाम्पल होता है पैरामीजियम और एमीबा का। The next mode of asexual reproduction is budding। Small birds are produced that remain attached initial with the parents and get separated in maturation। तो इस बर्डिंग फॉर्मेशन में क्या होता है, एक स्मॉल का बर्ड मतलब बर्ड्स क्या आप शरीर के कुछ हिस्से निकल आते हैं, वो क्या करते हैं जो शरीर से अटैच रहते हैं, इनिशियली पेरेंट्स से अटैच रहता है, वही शरीर का एक बर्ड क्या होता है अपने जब वो मैच्योर हो जाता है वो क्या होता है निकल के बाहर वो सेपरेट हो जाता है पेरेंट्स से और फिर वही उससे क्या होता है एक नए इंडिविजुअल का जन्म होता है। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो कैसे ईस्ट में एक बर्ड फॉर्मेशन हुआ, वो फिर उससे बर्ड जो है वो अलग होकर फिर एक नया ही फॉर्मेशन किया। एंड इट्स डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियल टू द पेरेंट सेल व्हिच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म सेल्स। तो ईस्ट में क्या होता है, जो डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है, वो कैसे भी अनइवन भी हो सकते, इक्वल भी हो सकता, अनइक्वल होता है। स्मॉल बर्ड्स जो है वो ईस्ट के बॉडी पार्ट से अलग होके मैच्योर होके सेपरेट होके फिर एक नया ही ईस्ट का जन्म लेता है। तो ये भी है इस प्रोसेस को बडिंग प्रोसेस कहते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं और ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। इसी प्रोसेस में एक्सेसुअल रिप्रोडक्शन में कुछ टर्म्स आते हैं। इंसिस्टेशन जो आता है वो अमीबा ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये इंसिस्टेशन क्या होता है वो देखते हैं। इन रिस्पॉन्स टू अनफेवरेबल लिविंग कंडीशन एंड अमीबा विथड्रॉज इट्स pseudopodia and secretes a 3-layered hard covering or crust around itself। This phenomenon is termed as incestation। इंसिस्टेशन क्या होता है, एक टर्म होता है जिसमें जो क्या कहते हैं उसे जब अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा को मिलता है तो वो क्या करता है, एक सूडोपोडिया मतलब नाम मात्र का एक क्या करता है वो एक सीक्रेट्स करता है अपने शरीर से 3 लेयर का हार्ड कवरिंग आवरण जो है वो प्राइस जो है अपने चारों ओर शरीर की बॉडी के ओढ़ लेता है। और इस फेनोमेना को हम लोग इंसिस्टेशन कहते हैं। मतलब जब भी वो अनफेवरेबल मतलब जीवन को चलाने लायक फेवरेबल कंडीशन उसे नहीं मिलती है तो वो अपने आप को एक हार्ड 3 लेयर कवर से वो ढक देता ताकि वो बच सके, लाइफ उसकी है जो सस्टेन कर पाए। और जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो वो अपने को क्या करता है, वो जो इंसिस्टेशन उसने किया था वो जितने भी लेयर को वो बस्ट आउट हो जाता है, मतलब वो फट के बाहर निकल आता है। और वो अमीबा क्या होता है, उस आवरण को हटाकर वो अपने आप को बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, लिबरेटेड करके उसके जो है फॉर्मेशन स्पोर फॉर्मेशन हो जाते हैं और उस फॉर्मेनिना को हम लोग स्पोरुलेशन कहते हैं। तो यहाँ दो टर्म जो है अमीबा से रिलेटेड, स्पोरुलेशन एंड इंसिस्टेशन। तो our next topic is fungi and simple plants like algae reproduce through spatial reproductive। और बहुत सारे जीव जो है मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर जितने भी है वो ऐसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसमें भी है फंगी एंड सिंपल प्लांट्स, एल्गी, ये भी रिप्रोड्यूस किसके थ्रू करते हैं, ऐसे रिप्रोडक्शन के थ्रू हेल्प करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। और इनके शरीर पे एक बॉडिकल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद रहती है जिसको जूस पोस्ट कहते हैं। मोटाइल स्ट्रक्चर से बोलते हैं। कॉनिडिया में पेंसिलियम आता है, बर्ड्स हाइड्रा में पाया जाता है, गैम्यूल्स स्पॉन्जस में पाया जाता है जिनसे वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। ये एक तरीके से उनके बॉडी के पार्ट से ही जुड़ा रहता है और वही बॉडी पार्ट उनके
न्यू ऑफस्प्रिंग को लाने में मदद करता है। इन प्लांट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय वेजिटेटिव प्रोपेगल्स लाइक रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बर्ड। जितने भी प्लांट्स हैं उनमें बहुत सारे प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन का मेथड है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, और इस मेथड में वो जो हम लोग कहते हैं उससे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगल्स बोलते हैं, प्रोपेगेटेड बोलते हैं। और इसमें वो लोग के शरीर में बहुत सारे मोर होते हैं, रनर होते हैं, राइजोम होता है, सकर होते हैं, ट्यूबर हो, ऑफसेट एंड बल्ब होते हैं, जिससे वो अपने न्यू इंडिविजुअल को इस अर्थ पे एग्जिस्ट कराते हैं। तो यहाँ आपका एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ बताया गया है वेजिटेटिव पार्ट एंड एग्जाम्पल। रूट्स के थ्रू डालिया एंड गुआवा आती है। आप देखते हो कि रूट्स जो है, आप किसी भी गुआवा के पेड़ को अगर जड़ समेत ज़मीन पर आप अगर लगा दोगे तो फिर वो न्यू इंडिविजुअल के रूप में वो गुआवा का पेड़ फिर वो एक न्यू इंडिविजुअल के रूप में एग्जिस्ट कर पाता है। अगर आप रूट से उसे नहीं ज़मीन पर उसका रोपण नहीं करोगे तो वो फिर वो उसके जो न्यू ऑफस्प्रिंग है वो दुनिया में नहीं आ पाते। लेकिन अगर रूट के थ्रू ये सब डालिया और गुआवा, टेपियोका के पेड़ को आप लोग रूट के थ्रू ज़मीन पर सॉइल के थ्रू वो अपने न्यू ऑफस्प्रिंग को धरती पे लाते। तो ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, सिंगल पेरेंट्स के थ्रू, रूट के थ्रू अपना जो ऑफस्प्रिंग है दुनिया में लाता है, अपना एग्जिस्टेंस जो है धरती पे बरकरार रखा है। स्टेम्स के थ्रू, स्टेम्स एक तना के थ्रू, जिसको हम लोग ट्यूबर्स कहते हैं, जो पोटैटो आर्टिचोक में पाए जाते हैं। जो पोटैटो में आपने देखा होगा एक, हम लोग उसे आइस ऑफ पोटैटो कहते हैं। तो वो आइस जो है वो ट्यूबर्स कहलाता है। वही ट्यूबर्स से एक नया पोटैटो, मतलब एक पोटैटो से ही दूसरे पोटैटो, वो आइस के थ्रू ट्यूबर्स कहलाते हैं। जो ट्यूबर्स के थ्रू एक नया इंडिविजुअल पोटैटो का दुनिया में, अर्थ में आ जाता है। इस मोड के थ्रू वो अपना रिप्रोड्यूस करता है। गार्लिक और एनियन में बल्ब्स होते हैं। गार्लिक और एनियंस के अंदर एक बल्ब्स पाया जाता है। वही बल्ब्स मैच्योर होकर एक नया गार्लिक और अनियन को जन्म देते हैं। राइजोम के थ्रू जिंजर एंड टर्मरिक का बनाना होते हैं। कॉम्स के थ्रू कैल्कोसियम या कॉर्कस होते हैं। सकर्स के थ्रू मिंट एंड क्राइसेंथेमम होते हैं। रनर्स के थ्रू ऑक्सेलियोस एंड कॉन्चिला होते हैं। स्टॉलेंस जो एक स्टेम्स होता है जो जैस्मिन में पाया जाता है, उसके थ्रू वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑप्सिट जो होता है पिस्टिया में पाया जाता है, वो पिस्टिया जो है ऑप्सिट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। ये भी एक एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लीव्स के थ्रू बायोफिल्म, बेगोनिया करते हैं। बायोफिल्म का पौधा आपने देखा होगा। बायोफिल्म के पौधे में उसकी पत्ती क्या होती है, उसके जो लीव्स होते हैं वो लीव्स के किनारे एक न्यू लिप्स का जन्म होने लगता है। वही लिप्स पे क्या होते हैं, उससे अलग होकर ज़मीन पे गिर के एक नया बायोफिल्म का निर्माण करते हैं। और इससे बायोफिल्म का एग्जिस्टेंस दुनिया में सिंगल पेरेंट्स के थ्रू ही, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, लिप्स के थ्रू एक नया बायोफिल्म का जन्म हो जाता है। च्यूरियंस एक प्लेसी बर्ड्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं, जो बॉटम एगरटॉन में पाए जाते हैं, जो अपना उसके थ्रू लिप्स के थ्रोरियंस के थ्रू, प्लेसी बर्ड्स के थ्रू अपना लाइफ को दुनिया में सस्टेन कर दे, जो भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से होता है। नेक्स्ट हम जाते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये भी एक हिस्सा है, एक टर्म है जो we use in asexual reproduction. It is found in plants. तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है जानते हैं हम लोग। In some organisms, if the body breaks into distinct pieces, each fragment grows into an adult capable of producing offspring. Example, Hydra. तो फ्रेगमेंट क्या होता है स्टूडेंट? फ्रेगमेंट मतलब होता है टुकड़े। तो कोई भी कुछ ऑर्गेनिज्म जो है धरती पे, मेनली प्लांट्स बोल सकते हो आप, वो अपना क्या करते हैं, अपने बॉडी को ब्रेक्स कर देते हैं डिस्टेंट पीसेस में। मतलब डिफरेंट बहुत तरीके वो अपने बॉडीज़ के ब्रेक करते हैं, तोड़ देते हैं उनको डिफरेंट पीसेस में। और फिर वही पीसेस क्या होते हैं, एडल्ट होके इतने कैपेबल होते हैं कि वो अपने नए स्प्रिंग को दुनिया में ला देते हैं। हाइड्रा एक एक्वेटिक प्लांट है, वो इसी का उदाहरण है। दिस इज ऑल्सो अ मोड ऑफ एसेक्सुअल। और ये फ्रेगमेंटेशन भी एक मोड है, एक माध्यम है, एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। You must have heard about the scourge of platter bodies or about the terror of Bengal. तो आपने सुना होगा टेरर ऑफ बंगाल के बारे में। ये हाइड्रा प्लांट्स को बोला जाता है। तो हाइड्रा प्लांट्स में हिकेन जो प्लांट होते हैं वो एक हाइड्रा के जैसे ही होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो अपने जो
क्या होते हैं, वो एक इन्वेसिव ब्रीड्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो स्टैंड वाटर्स में जन्म लेते हैं, उनका ग्रो होता है और वो क्या करते हैं, वो सारे ऑक्सीजन्स को ड्रेन्स कर जाते हैं वाटर के, जिससे वो जितने भी फिशेज और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है उस स्टैंड वाटर में मौजूद सभी की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसे टैरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। हिकन्स जो है ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। तो ये सब जितने भी प्लांट्स हैं जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू और एक सेक्शन रिप्रोडक्शन मोड इनको कहते हैं, वो लोग अपने ऑफस्प्रिंग को दुनिया में मौजूद रखते हैं। तो इसी से उनकी लाइफ का एक्सटेंड इस अर्थ पे करती है। तो ये बात एक इंटरेस्टिंग होगा कि इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट asexual reproduction is a common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization। तो जितने भी asexual reproduction mode यूज़ करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म, वो रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन उनके बॉडी में मौजूद रहती है। वो इतने डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन उनके बॉडी में मौजूद नहीं रहती। तो जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद होते हैं, वेदर इट इज़ और प्लांट और यूनिसेलुलर एनिमल्स, सब अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए रिप्रोडक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।